नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। शुक्रवार से शुरू हो रहा है संसद का बजट सत्र। पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। सत्र से पहले सरकार की बैठक, कहा पार्टिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ होगी सार्थक चर्चा। संसद सत्र से पहले वक्फ बिल पर बनी जेपीसी ने स्पीकर को सौंपी अपनी रिपोर्ट। समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को किया है स्वीकार। बजट सत्र में आ सकता है वक्फ बिल। जहरीले पानी के आरोप पर केजरीवाल से चुनाव आयोग ने फिर मांगी सफाई। भड़के केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर ही खड़े किए सवाल। अमित शाह ने कहा, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करें केजरीवाल। तमाम नेताओं की रैलियां। महाकुंभ हादसे की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने शुरू किया काम। कल घटनास्थल का करेगा दौरा। वसंत पंचमी के तीसरे अमृत स्नान से पहले प्रमुख सचिव और डीजीपी ने डाला मेला क्षेत्र में डेरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडियन रेनेसॉन्स द मोदी डिकेड पुस्तक का किया विमोचन। स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने लायक बताया पीएम मोदी का दौर। नरेंद्र मोदी सरकार के शासन के व्यापक विश्लेषण पर आधारित है पुस्तक। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शुक्रवार से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। उससे पहले गुरुवार को हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के आक्रामक तेवर ये संकेत दे रहे हैं कि विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा। सरकार की पार्टिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ सार्थक चर्चा की उम्मीद कितनी पूरी होती है और कैसे विपक्ष को साधेगी सरकार, इसी पर निर्भर करेगा कि कितना सार्थक रहता है ये संसद सत्र। साल 2025 का पहला संसद सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है। सत्र के सफल और सुचारू संचालन के लिए सत्ता पक्ष ने संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सत्ताधारी और विपक्षी दलों के कुल 36 पार्टियों के 52 नेता शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कांग्रेस से प्रमोद तिवारी, गौरव गोगोई, टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, समाजवादी पार्टी से राम गोपाल यादव समेत अनेक बड़े चेहरे बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मीडिया को बताया कि पार्टिसिपेशन और कोऑर्डिनेशन के साथ संसद सत्र में सार्थक चर्चा होगी। आज सब पार्टियों ने अपने अपने पार्टी का मुख्य स्टैंड और कुछ इश्यूज है, उन्होंने अनुरोध किया है कि पार्लियामेंट में इसका चर्चा होना चाहिए। तो आप सबको मालूम है, क्योंकि ये बजट सत्र है, तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और बजट पर चर्चा होने के बाद कोई बहुत ही अर्जेंट इशू आएंगे तो उस पर भी बीएसी में बैठ करके इसका निर्णय किया जाएगा। विपक्षी सांसदों ने अनेक मुद्दों की तरफ बैठक में ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की। संसदीय कार्य मंत्री ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इन मुद्दों पर चर्चा कराने का भरोसा जताया है, लेकिन विपक्ष के तल्ख तेवर कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। दलितों का, अनुसूचित जात का, पिछड़े वर्ग की जनसंख्या की बात नहीं हो पा रही है। ये सारे मुद्दे हम उठाएंगे। इस पर हमने सरकार से कहा है कि सरकार अपना पक्ष प्रस्तुत करे। बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण खत्म करने जैसी बातें, इन सारी चीजों पर ये मुद्दे उठाए गए हैं। सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक में राष्ट्रीय मुद्दों से इतर क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों से संबंधित सवाल भी खड़े किए। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो जाएगी। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संसद में अवकाश रहेगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलेगा, जिसमें अनेक महत्वाकांक्षी विधेयकों को पेश करने की कोशिश सत्ता पक्ष की होगी।
सर्वदलीय बैठक से सत्ता पक्ष की उम्मीदें बढ़ गई हैं और वो विपक्ष से रचनात्मक सहयोग के साथ सदन को सुचारू चलाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर बिल्कुल तल्ख हैं और ऐसे में सदन के भीतर साल 2025 का पहला सत्र अगर हंगामेदार हो तो ये बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, टीडी न्यूज के लिए। वक्फ पर जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। जेपीसी ने 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति प्रस्तुत करते हुए विपक्ष के सभी संशोधनों को स्वीकार न किए जाने को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। सरकार ने बजट सत्र में ही वक्फ संशोधन बिल को प्रस्तावित किया है। वक्फ पर जेपीसी ने सौंपी रिपोर्ट, बजट सत्र में पेश होगा विधेयक, वक्फ पर एक बाधा पार, अब संसद में होगा आर पार। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने अपना काम पूरा कर लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर समिति की रिपोर्ट सौंपी। इससे पहले समिति ने बुधवार को इस विधेयक का मसौदा रिपोर्ट स्वीकार किया था। जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों के संशोधन को स्वीकार कर लिया है। मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फायदा मिलेगा। समिति ने 655 पन्नों की रिपोर्ट स्पीकर को सौंपी है। समिति को विभिन्न हितधारकों से 92 लाख आवेदन मिले थे कि इसमें क्या क्या बदलाव किया जाना चाहिए। समिति को 5 लाख लिखित आवेदन मिले थे। कुल मिलाकर 1.5 करोड़ लोगों ने अपनी राय दी थी। सभी की बात सुनने के बाद समिति ने 14 खंडों में संशोधन किया। समिति ने 5 महीने तक महाराष्ट्र, तेलंगाना, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि का दौरा किया और कुल 38 बैठकें की। जेपीसी ने 29 जनवरी को बहुमत के आधार पर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था। दिल्ली में 2 दिनों तक चली जेपीसी की बैठक में पैनल ने सत्ता पक्ष के 14 संशोधनों को शामिल किया। संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा कानून पर रिपोर्ट को 16-11 के बहुमत से स्वीकार कर लिया है। 1.5 करोड़ लोगों ने अपना मंतव्य दिया था और प्रत्येक व्यक्ति की बातें सुनने के पश्चात हम लोगों ने 14 क्लॉजेज में संशोधन किए, 25 संशोधन हुए हैं। बैठक के दौरान विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर असहमति नोट प्रस्तुत किए। समिति के बीजेपी के सदस्यों का कहना है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों के इस प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास है, तो वहीं विपक्ष ने इसे मुस्लिम समुदाय के संवैधानिक अधिकारों पर हमला और वक्फ बोर्ड के कामकाज में हस्तक्षेप बताया। विपक्ष के मुताबिक संशोधनों को स्वीकार न करना लोकतंत्र के लिए खतरा है। भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आजादी के बाद नहीं आया। वक्फ बोर्ड में विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए एक भी संशोधन को स्वीकार नहीं किया गया और सत्ता पक्ष की तरफ से लाए गए सारे संशोधन स्वीकार कर लिए। ये कमेटियों पर निष्पक्ष न होने का जो एक आरोप लगने लगा है, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। गौरतलब है कि 8 अगस्त 2024 को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया था। इस विधेयक का उद्देश्य देश के वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन में सुधार लाना है। इस बिल के पेश होने के तुरंत बाद इसे जेपीसी में भेज दिया गया था। केंद्र सरकार अब बजट सत्र में वक्फ संशोधन बिल लाने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। चुनाव अधिकारियों की टीम के दिल्ली के कपूरथला हाउस का निरीक्षण करने के मामले पर आम आदमी पार्टी के आरोपों को नई दिल्ली के जनपद निर्वाचन कार्यालय ने खारिज कर दिया है। आप नेता संजय सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए जनपद निर्वाचन कार्यालय ने बताया कि उसे सी विजिल प्लेटफॉर्म पर कपूरथला हाउस में कैश वितरण की शिकायत मिली थी। कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में फ्लाइंग स्क्वाड टीम शिकायत की जांच के लिए कपूरथला हाउस पहुंची। हालांकि टीम को वहां तैनात सुरक्षा बलों ने अंदर जाने नहीं दिया। अनुरोध के बाद भी जब दाखिल नहीं होने दिया गया तो टीम ने तुगलक रोड थाने में सरकारी कामकाज में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई। शाम 6:40 पर टीम को प्रवेश की अनुमति मिली, लेकिन वहां मौजूद सुरक्षा बलों ने केवल बाहरी हिस्से में जांच की इजाज़त दी। बंगले के कमरे लॉक रहे और उनमें टीम को जाने नहीं दिया गया। बयान में स्पष्ट किया गया है कि तलाशी नहीं हो पाने की वजह से
सी विजिल पर हुई शिकायत का निस्तारण नहीं हो सका। टीम किसी टकराव से बचते हुए बिना तलाशी ही वहां से वापस आ गई। बयान में कहा गया है कि चुनावी शिकायत की आधिकारिक जांच में बाधा डालना चिंता का विषय है और इसकी सूचना सक्षम अधिकारियों को दी गई है। और वहीं दिल्ली चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार अभियान जारी है। सभी दल मतदाताओं को लुभाने के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं। गुरुवार को दिन भर जनसभाओं और रोड शो का दौर चलता रहा। दिल्ली का चुनाव, रैलियों का गुरुवार, रणभूमि तैयार, अब की बार आर पार। दिल्ली के चुनावी रण में गुरुवार को सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी। भाजपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वरिष्ठ नेता अमित शाह और वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने विशाल जनसभाएं की, तो वहीं आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहुंच गए। कांग्रेस भी अपने चुनावी अभियान को आगे बढ़ाती दिखी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे तो भारी जनसमूह उमड़ आया। अमित शाह ने वजीरपुर में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार हटाने का नाम लेकर सत्ता में आए थे और हजारों करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। प्रचार अभियान को धार देते हुए जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह ने भी बड़ी जनसभाएं करके केजरीवाल पर जमकर हमले किए। 1200 करोड़ का शराब का घोटाला किया, 28,400 करोड़ रुपए का जल बोर्ड का घोटाला किया, 5400 करोड़ रुपए का राशन वितरण का घोटाला किया। हम कट्टर ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है। कट्टर बेईमान सरकार निकली जिसके मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्री और उनके 5 विधायक जेल की हवा खा करके आए। यदि आपके ऊपर गलत आरोप था तो क्यों नहीं चटपट अदालत ने आपको जमानत दे दी? आप जनता की आंखों में धूल झोंक कर समर्थन हासिल कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को क्या समझ लिया? उधर आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ रोड शो किया। किराड़ी में हुए इस रोड शो में दोनों नेताओं ने आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांगे। उधर इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगी कांग्रेस की तरफ से केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोला राहुल गांधी ने। बादली में हुई जनसभा में उन्होंने अपने चुनावी वादे गिनाए और केजरीवाल को भी लताड़ा। ये जो 5 सुविधाएं हैं, फ्री सुविधाएं, इससे हर परिवार को दिल्ली में हर महीने 25,000 रुपए का कम से कम फायदा हो रहा है सीधे आम आदमी पार्टी की सरकार से। बिजली के खंबे के ऊपर चढ़ गए थे, याद है आपको? छोटी सी गाड़ी में घूमते थे शॉल लिए। आजकल वही केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं। उधर केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की ओर से 7 गारंटी घोषित की, जिसमें एक सर्वेंट पंजीकरण पोर्टल बनाने और श्रमिक कार्ड की तरह सरकारी सर्वेंट कार्ड बनाने का ऐलान हुआ। 5 फरवरी के मतदान से पहले सभी दल अपना सारा दमखम दिखा देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जहां सत्ता विरोधी लहर से बचने की कोशिश करती दिखाई दे रही है, वहीं भाजपा इस बार दिल्ली जीत लेने के विश्वास से भरी नजर आती है। कांग्रेस का भी प्रयास है कि उसे जीत न सही सम्मानजनक सीटें जरूर मिल जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग अपने स्वीप कार्यक्रम के जरिए लगातार तमाम जिलों में जागरूकता अभियान चला रहा है। बीएलओ हर जिले में बुजुर्ग वोटर से उनके घर घर जाकर मतदान करवा रहे हैं, जिसके अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। साथ ही इस बार की व्यवस्था भी विशेष होगी ताकि दिल्ली में वोट प्रतिशत को बढ़ाया जा सके। दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले की डीएम अंकिता आनंद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार है। तमाम डीएम जो हैं विभिन्न डिस्ट्रिक्ट के वो भी तैयार हैं। हमारे साथ अंकिता आनंद इस समय मौजूद हैं। नॉर्थ वेस्ट का जिम्मा इनके कंधों पर है। कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वोटर्स को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए वोट कास्ट करें? हमने बहुत ज़्यादा तैयारियां करी हैं इस बार। हमारे पोलिंग स्टेशन लोकेशन की तैयारियां कहें, चाहे वहाँ पे लोगों के वोटर असिस्टेंस की तैयारी करें, तो बहुत अच्छे से हुआ है। इस बार सारे पोलिंग स्टेशन पे आप देखेंगे अलग अलग रंग होंगे पोलिंग स्टेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए।
लिए। इसके अलावा हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उन सब के लिए घर जाके होम वोटिंग हो रही है और वो भी बहुत ज़्यादा लोग इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। आप ग्राउंड लेवल पे जब जाएंगे तो पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे आपको एक क्रेच फैसिलिटी भी मिलेगी, वहाँ पे फीडिंग कॉर्नर्स भी बनाए गए हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट इस बार आप देखेंगे, आप घर बैठे देख पाएंगे कि क्यू मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू कितनी बड़ी क्यू है नहीं है। ऐसी मेट्रो सिटीज़ में लोग इसको वेकेशन मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से ये फैसिलिटी दी है, ये इम्पॉर्टेंट है कि आकर के अपना वोट कास्ट करें। फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लोगों को अपने एक वोट की कीमत पता चले। इनफैक्ट वी हैव मेड अ डिस्ट्रिक्ट सॉन्ग जो कि हमारे ही यहाँ के बच्चों ने और 2 ऑफिसर्स ने उसका लेख लिखा है और उन्होंने बड़े अच्छे से गाया कि एक वोट जो है उसकी कीमत क्या है। जिनके जन्मदिन है उनको कुछ गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और कुछ लोग ऐसे हैं फर्स्ट टाइम वोटर्स है तो उनको सर्टिफिकेट भी दिए जा रहे हैं, सो दैट उनके लिए वो मेमोरी बन करके रहे। लोगों को अपने वोट का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है और ये उनके लिए काइंड ऑफ एक प्राइज टाइप्स वो है कि आपको लगे कि सच में मेरा वोट कास्ट हुआ तो मुझे कुछ एडिशनल बेनिफिट हो रहा है। बट आई वुड से ये इंटरनली इम्बाइब करवाने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमने भी कुछ एरियाज़ जैसे हमारे एमसीडी एरियाज़ हैं तो एमसीडीडीसी ने कुछ डिस्काउंट्स एक्सेट्रा ऑफर करे हैं जिससे आप अपने आप को इंक दिखा के ज़रूर जा सकें और बाकी अन्य सुविधाओं का लुफ्त ले सकें। बट आई वुड स्टिल अपील टू ऑल द यंग वोटर्स, टू ऑल द वल्नरेबल सेक्शन, सारे दिव्यांगजन, सारे ट्रांसजेंडर्स, जितनी भी हमारी पॉपुलेशन अभी वोट देगी, प्लीज़ कम फॉरवर्ड एंड वोट। एक वोट आपका आपके कैंडिडेट को, सही कैंडिडेट को चूज़ करने में मददगार होगा। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर देखिए यहाँ पर अपील भी कर दी गई है, रिक्वेस्ट भी कर दी है। हर एक वोट कीमती है, वोट करिए और एक अच्छा नेता, एक अच्छा प्रतिनिधि चुनिए। कैमरामैन संजय जैना के साथ मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में जहरीले पानी पर लड़ाई अब चुनाव आयोग पर आरोपों तक आ गई है। ये मसला जहां चुनावी माहौल को गरमा रहा है, वहीं चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर केजरीवाल को दोबारा नोटिस देते हुए उनके आरोपों को लेकर ठोस सबूत देने को कहा तो केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को ही चुनौती दे डाली। पर क्या जवाब दे पाएंगे केजरीवाल? आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। जहरीले पानी पर लड़ाई, चुनाव आयोग पर आरोपों तक आई। जहरीले पानी पर केजरीवाल पर सवाल, दिल्ली की सियासत में उबाल। यमुना नदी में जहर घोलने के केजरीवाल के आरोपों पर चुनाव आयोग सख्त हो गया है। आयोग ने जवाब मांगा तो केजरीवाल ने लिखित जवाब दिया, लेकिन चुनाव आयोग उससे संतुष्ट नहीं हुआ और फिर कुछ और सवालों के जवाब मांगे। आयोग ने केजरीवाल से ये स्पष्ट करने के लिए कहा है कि कौन सा पदार्थ कितनी मात्रा में और किस प्रकार से पानी में मिलाया गया था। साथ ही ये भी पूछा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों का इस जहरीले पानी की पहचान में क्या योगदान था। आयोग ने शुक्रवार सुबह 11 बजे तक का वक्त अरविंद केजरीवाल को अपना स्पष्टीकरण पेश करने के लिए दिया है। चुनाव आयोग ने फिर से जवाब मांगा तो केजरीवाल भड़क गए और चुनाव आयोग पर ही फिर से आरोप लगाने लगे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को चुनौती दी कि वो दिल्ली की किसी भी विधानसभा सीट से चाहें तो चुनाव लड़ लें। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। यमुना में अमोनिया के बढ़े स्तर के आरोप पर आप और बीजेपी में घमासान लगातार जारी है। आप के नेताओं ने पार्टी कार्यालय से भाजपा मुख्यालय तक एक मार्च निकाला। इस दौरान सभी ने हाथों में पानी की बोतल ले रखी थी। उनका कहना था कि पानी की बोतल अमित शाह, नायब सिंह सैनी, वीरेंद्र सचदेवा के अलावा राहुल गांधी को देना चाहते हैं। हालांकि उन्हें पुलिस ने भाजपा मुख्यालय से कुछ दूर पहले ही रोक लिया। भाजपा ने इस मामले में केजरीवाल पर पलटवार किया है। अगर वो 4 बोतलें लेकर के आ रहा है, ये बोतलें इसकी न लेके आ, वो दारू की बोतलें लेके आ, उसके ऊपर केजरीवाल की फोटो लगानी चाहिए उसने। वो पलाए लोगों को, वो पलाए जो उसने गली गली में ठेके खोले। अरे तू व्यवस्था तो कर, व्यवस्था तो की नहीं। दिल्ली के चुनावी दंगल में ये मसला जमकर हंगामा मचा रहा है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी रैलियों में इस मामले पर केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं। मैं केजरीवाल जी को कहने आया हूं, चुनाव जीतने के लिए झूठ बोलना बंद करो। अरे केजरीवाल जी, कौन सा जहर मिलाया है, जरा नाम कहिए। कौन सी लेबोरेटरी का टेस्ट है, नाम कहिए।
मैं चैलेंज देता हूं केजरीवाल जी, आप दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलवाते हो, यमुना जी का पानी छोड़ो, यहां जो पानी मिल रहा है उसी को पी के दिखा दो। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंफोग्राफिक शेयर करते हुए लिखा, इन्फो इन डाटा के इंफोग्राफिक से पता चलता है कि दिल्ली में यमुना के प्रवेश करते ही प्रदूषण कैसे बढ़ जाता है। जिम्मेदारी लेने के बजाय आपदा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए लोगों में डर फैलाना शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल को अपने बयान के लिए हरियाणा और दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप जारी है और केजरीवाल के जवाब के बाद चुनाव आयोग को इस मामले में आगे फैसला करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत सरकार के कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से 200 आदिवासी छात्रों का एक दल वर्तमान में जयपुर की यात्रा पर है। हिंसा और अशांति से प्रभावित इन युवाओं को राज्य की समृद्धि और शांतिपूर्ण विकास की दिशा बेहद प्रेरणादायक लग रही है। इस यात्रा ने इन छात्रों को गहरे तौर पर प्रभावित किया है और उन्हें नई प्रेरणा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का 16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया गया। 25 से 31 जनवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के 200 आदिवासी युवा भाग ले रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक विविधता और स्थानीय मुद्दों के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम में एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरडा ने युवाओं को सीआरपीएफ में अपनी सेवाओं के अनुभव साझा किए। कुछ भ्रमित जो लोग हैं उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में जो असुरक्षा का और जो नक्सल प्रभावित चीज़ों का जो वहाँ प्रभाव कर रखा था, उसको ओवर द इयर्स विकास भी हुआ है। इस यात्रा से छात्र बेहद उत्साहित हैं। यहाँ के मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ यहाँ हमारे बस्तर से यहाँ बहुत अलग है। हमारे बस्तर में इतना विकसित नहीं है। यहाँ के युवा हो गए, यहाँ का जो रहन सहन है। यहाँ इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल अलग है और यहाँ का रहन सहन अलग है। और हमारे सुकमा साइड में इतना डेवलप नहीं है, रोड अच्छे से बनता नहीं है, तो बहुत सारा वहाँ पिछड़ा हुआ है। यहाँ बहुत डेवलप है, यहाँ लोगों को देख के सीखने को मिलता है। नेहरू युवा केंद्र का उद्देश्य है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोग शांति और विकास की मिसाल देख सकें, ताकि वो इसे अपने समुदायों में लागू कर सकें। इन बच्चों को ये दिखाया गया कि शांति प्रिय माहौल हो तो यहाँ पर किस तरह से कैसे विकास के जो आयाम है वो तय किए जा सकते हैं और विकास जो अपने आप में आगे होगा। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम ने आदिवासी युवाओं को नई दिशा दी है। उन्हें सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करने के साथ साथ शांति, विकास और रोजगार के नए अवसरों की जानकारी भी मिली है। ये कार्यक्रम उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ डीडी न्यूज, जयपुर। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में इंडियन रेनेसॉ द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया। डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित द्वारा संपादित ये पुस्तक पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार के शासन का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश की युवा पीढ़ी आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले गुमनाम लोगों को जाने, साथ ही 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए संकल्प लें। युवा पीढ़ी को आजादी के आंदोलन का लंबा इतिहास 1857 से 1947 तक का 90 साल का संघर्ष नई पीढ़ी के ध्यान में आना चाहिए। आजादी के गुमनाम नायकों को देश के इतिहास में स्पेस मिलना चाहिए। 75 साल में किसी भी कालखंड में देश ने जो उपलब्धि प्राप्त की है उसको देश ने गौरव के साथ याद करना चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है 75 से 100 की यात्रा, मतलब 2047 15 अगस्त तक भारत को कैसा बनाएंगे इसका संकल्प लेना चाहिए। अमित शाह ने पीएम मोदी के दौर को सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने लायक बताया।
से विकसित भी होंगे, दुनिया में भारत का दबदबा भी होगा और पूर्ण रूप से भारतीय भी होंगे, इसका गारंटी नरेंद्र मोदी के इस 10 साल ने निश्चित किया। ये 10 साल भारत के लिए वटवृक्ष के बीज के समान है। आने वाली सदियों तक यहीं से पैर रखकर महान भारत की रचना होने वाली है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 18वें संस्करण का जयपुर में रंगारंग आगाज हुआ। 3 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस साहित्य कुंभ में 300 से अधिक साहित्यकार, कलाकार और विषय विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी के नगाड़ा और शंख वादन के साथ हुआ। उनकी प्रस्तुति ने वहां मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके अलावा राजस्थानी लोक कलाकारों ने भी बेहतरीन प्रस्तुति दी। फेस्टिवल के पहले दिन जावेद अख्तर के साथ अतुल तिवारी ने ज्ञान के विषय पर चर्चा में उर्दू और हिंदी साहित्य और भारतीय विरासत पर प्रकाश डाला। चर्चा में जावेद अख्तर द्वारा शब्दों के चयन और साहित्य में शब्दों के सही इस्तेमाल पर जोर दिया गया। जावेद अख्तर ने कहा कि अगर हम अपनी मातृभाषा से कट जाएंगे तो ये सही नहीं होगा। उनके साथ सेशन में सुधा मूर्ति भी मौजूद रही। नोबेल लॉरिएट वेंकी रामकृष्णन ने खास करके की नोट में ये कहा कि जो आर्ट्स और साइंसेस है वो एक ही होनी चाहिए, क्योंकि कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। जावेद अख्तर साहब का अभी बुक लॉन्च हो रही है, तो वहाँ पे भाग के जाइएगा। पूरा वहाँ पे है सुधा मूर्ति एंड अक्षता मूर्ति गोइंग टू स्पीक टू ईच अदर। खाने के ऊपर इतने सारे सेशंस है, पूरा वेस्ट एशिया और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर है, तो बहुत कुछ होगा। प्रसिद्ध साहित्यकार गीतांजलि श्री ने आर सिटी द ईयर चर्चा में मंदिरा नायर के साथ बातचीत की। इसी के साथ डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी द कॉन्स्टिट्यूशन स्टोरी विषय पर भी चर्चा का आयोजन किया गया। वहीं महोत्सव में देश प्रदेश से आए छात्र छात्राएं भी अनेक कार्यशालाओं के माध्यम से विरासत को नजदीक से जानते नजर आए। स्टूडेंट्स को लेकर के आती हूँ और दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि बच्चों को बहुत एक्सपोजर मिलता है। इसमें मुझे मतलब बहुत सारे राइटर्स, ऑथर्स, बुक्स का एक्सपोजर और उसके ऊपर से जो ट्रेडिशनल टच जो इसमें है, उसकी वजह से आई जस्ट लव दिस फेस्टिवल। सबको पढ़ना चाहिए और जब ये सब फेस्टिवल पे आएंगे तो लोग को पता चलेगा कि सारा वर्ल्ड में क्या हो रहा है। इस बार फेस्टिवल में साइन लैंग्वेज अनुवादक को भी सेशंस में रखा गया है, ताकि जो लोग सुनने में अक्षम हैं उन्हें भी स्पीकर्स की बात समझ आ सके। फेस्टिवल में आए राजस्थानी कलाकारों ने भी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की सराहना की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में राजस्थानी लोक संगीत को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। सारे लोक कलाकार बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी पब्लिक यहाँ के देख रहे कार्यक्रम को, सबको अच्छा लग रहा है। 30 जनवरी से 3 फरवरी तक आयोजित होने वाले साहित्य के कुंभ में 300 से अधिक साहित्यकार, कलाकार और विशेष विशेषज्ञ भी अपने विचार रखेंगे। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस बार अनेक नवाचार भी किए गए हैं, जहां एक और सांकेतिक भाषा का इस बार जोर दिया गया है। उसके लिए इंटरप्रेटर रखा गया है हर सेशन में। उसी के साथ में बच्चों को विरासत और हेरिटेज से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कैमरामैन हनुमान के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज जयपुर। 30 जनवरी को भारत ने वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज (NTD) दिवस मनाया। इसके तहत दिल्ली में इंडिया गेट को बैंगनी और गुलाबी रंग की चमकीली रोशनी से जगमगाया गया। इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एडिशनल सेक्रेटरी एवं मिशन डायरेक्टर NHM आराधना पटनायक, डायरेक्टर डॉक्टर तनु जैन और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र की जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर छवि पंत जोशी भी शामिल हुईं। इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम के जरिए जनता को इन बीमारियों और उनसे निपटने के भारत के प्रयासों के बारे में जागरूक किया गया। वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे है, ये पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन भारत में ये डिजीज़ जो ट्रॉपिकल डिजीज़ ये कभी नेग्लेक्टेड नहीं रही हैं। भारत सरकार ने जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हमेशा से इसमें तत्परता से कार्य किया है। बहुत सारे इंटरवेंशंस ऐसे लाया है जिसके कारण ही आज हम पूरे देश को कालाजार मुक्त कर चुके हैं। 2023 में ही भारत ने अपने आप को कालाजार मुक्त डिक्लेयर कर दिया था। 3 साल तक हमें इसको सस्टेन करना है, तो इसमें हम लगातार ऑब्जर्व करें जो 4 राज्य हैं जहां पर पहले कालाजार के केसेस होते थे, आज पूरे कंट्री में ही हार्डली 400 से ऊपर केसेस हैं, तो वो भी अब कंट्रोल में है। तो वो एक हमारी बड़ी उपलब्धि है।
बुधवार तड़के की घटना के बाद भी महाकुंभ में श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। प्रशासन ने मुस्तैदी से सारी व्यवस्था को और मजबूती से संभाल लिया है और 3 फरवरी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान को लेकर तैयारियां पूरी हैं। मेला क्षेत्र पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बन गया है। श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेल विभाग कई स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है। बुधवार तड़के हुए हादसे के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और हालात फौरन संभाल लिए। इंतजाम और पुख्ता बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और राज्य पुलिस के मुखिया प्रशांत कुमार खुद प्रयागराज पहुंचे। दोनों शीर्ष अधिकारियों ने व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने 3 फरवरी को होने वाले तीसरे अमृत स्नान को लेकर एक तैयारी का खुद जायजा लिया। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं होगा। इंतजाम बेहतर करने के साथ साथ योगी सरकार बुधवार तड़के की घटना को लेकर भी सख्ती दिखा रही है। घटना की न्यायिक जांच के लिए 3 सदस्यीय आयोग गठित किया गया है, जिसका नेतृत्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जस्टिस हर्ष कुमार कर रहे हैं। पूर्व डीजीपी वीके गुप्ता और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डीके सिंह भी आयोग में शामिल किए गए हैं। आयोग 1 माह के अंदर रिपोर्ट देगा। कल हम लोग स्थल निरीक्षण करेंगे, जाएंगे मौके पे, जो भी उससे संबंधित कारण, निवारण और परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन करेंगे, उससे संबंधित सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए रेल विभाग ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। बुधवार को 364 ट्रेनें पूरी रात लगातार चलती रहीं। रेलवे की पूरी टीम रात भर वॉर रूम में रही और राज्य सरकार के साथ समन्वय में काम करती रही। करीब 12 लाख श्रद्धालु इन ट्रेनों में सवार होकर अपने अपने शहरों को पहुंचे। 364 ट्रेन चली है इवैक्यूएशन की। कंटिन्यूसली रात भर पूरी टीम वॉर रूम में रही है और लगातार राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके इससे करीब 12 लाख से अधिक श्रद्धालुओं को रेलवे के माध्यम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो व्हीकल जोन बनाया गया है। किसी भी विशेष पास के जरिए वाहन को प्रवेश नहीं कराया जा रहा है। वहीं सुगम आवागमन के लिए एक तरफा मार्ग व्यवस्था लागू की गई है। प्रयागराज से सटे जिलों से आने वाले वाहनों की एंट्री भी रोक दी गई है। महाकुंभ में योगी सरकार द्वारा किए गए इंतजामों से श्रद्धालु बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उन्हें प्रशासन की तरफ से सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हम बहुत उत्साहित थे और मैंने 108 बार डुबकी लगाई है और मेरा पूरा परिवार और आसपास के सब लोगों को मैं लेकर के आया हूँ। एक बस भर के 2 बसें भर के आई है हमारे जयपुर से। 144 साल में पहली बार ये मौका आया है, तो फिर एकदम से प्लान बनाया और यहाँ आए। यहाँ का पुलिस प्रशासन और यहाँ की सुविधाएं बहुत ही अच्छी हैं। We so thankful for India, for country this. I'm thankful for Mahadev that he give me this chance. We're so fascinated by the way it is arranged, the way how many people we see and how friendly all of them are to us. जहां एक और महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या सभी रिकॉर्ड तोड़ती दिखाई दे रही है, वहीं इंतजाम भी उतने ही अभूतपूर्व हैं। देश विदेश के कोने कोने से आने वाले श्रद्धालु आध्यात्मिकता और मानवता के महासमागम में शामिल हो रहे हैं। विकास सिंह और अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 1 फरवरी से राजधानी में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस विश्व पुस्तक मेले का भारत मंडपम में उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी एनबीटी द्वारा आयोजित इस बार मेले की थीम भारतीय गणतंत्र का उत्सव, हम भारत के लोग रखी गई है। और क्या खास होगा इस बार वर्ल्ड बुक फेयर में, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के निदेशक कर्नल युवराज मलिक से। दिल्ली के भारत मंडपम में 1 फरवरी से पुस्तकों का महाकुंभ यानी कि वर्ल्ड बुक फेयर चालू होने जा रहा है। इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एनबीटी के निदेशक कर्नल युवराज मलिक साहब। 1 फरवरी को माननीय राष्ट्रपति जी नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद 1 से लेकर 9 फरवरी तक भारत मंडपम हॉल नंबर 2 से 6
नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आयोजित किया जाएगा और इस पुस्तक मेले में रशिया हमारे गेस्ट कंट्री हैं। इसके अलावा इस बार पुस्तक मेले की थीम क्या रहेगी? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग, जो संविधान के 75 वर्ष को सेलिब्रेट करने का एक उत्सव है जिसे हम सब लोग मिलकर मनाएं, ताकि देश के प्रति, संविधान के प्रति हमारे क्या संवैधानिक उत्तरदायित्व हैं, क्या हमारे मूल्य हैं, उनके प्रति जागरूकता फैले। यही थीम को ध्यान में रखते हुए हमने वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी हम भारत के लोग इस वर्ष मुख्य थीम रखा गया है, जो हॉल नंबर 5 में थीम पवेलियन के जरिए आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बच्चों के लिए एक अलग से पवेलियन बनाया गया है, इंटरनेशनल पवेलियन सेटअप किए गए हैं, लेखक मंच हैं, ऑथर कॉर्नर है और लगभग हर भारतीय भाषा जो संविधान की भाषा है उसकी स्टॉल आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो आने वाले 9 दिन पुस्तकों के महाकुंभ में आप ज़रूर आएँ, उसका आनंद लें और एक डुबकी किताबों के साथ लगाएं। टिकट की दर क्या रहेगी और किन लोगों के लिए फ्री रहेगी? टिकट बिल्कुल नॉमिनल है, कोई चेंज नहीं किया गया है। सभी मेट्रो स्टेशन से आप टिकट ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं और अगर आप नहीं ले पाएँ तो गेट पे आए। आज UPI की ज़माना है, स्कैन करें और आप अंदर आएँ। बच्चों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए फ्री है, डेलीगेशंस फ्री हैं, डिफरेंटली एबल्ड लोग फ्री हैं और उसके साथ साथ जो जितने भी हमारे ऑथर्स हैं जिनको हमने इनवाइट किया उनके लिए हमने इसको फ्री रखा है। लेखकों के लिए कुछ खास होगा? लेखक हमारे विशिष्ट अतिथि होंगे, हम उनको 9 डेज़ का मल्टीपल पास देंगे और उनके लिए एक अलग कॉर्नर बनाया ताकि वहाँ आकर बाकी लेखकों से वो संवाद कर सके, मिल सके। और इसके अलावा जो लिटरेरी फेस्टिवल्स का हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, लगभग 10 के आसपास लिटरेचर फेस्टिवल वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। युवराज मलिक साहब जो बता रहे थे कि आगामी 1 फरवरी से महाकुंभ यानी कि पुस्तकों का महाकुंभ नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला शुरू होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बापू की याद में देश भर में अनेक कार्यक्रम हुए। राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी की पुण्यतिथि को हर वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 77वीं पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनकी समाधि स्थल राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू की समाधि पर पहुंचकर उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी बापू को श्रद्धांजलि दी। वहीं शाम को दिल्ली स्थित गांधी स्मृति में एक और सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य बापू को संगीतमय श्रद्धांजलि दी गई। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मौजूद रहे। इस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए थे। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में भी राष्ट्रपिता को नमन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भी बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू में बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू भले ही आज हम सब के बीच नहीं हैं, लेकिन वो हर देशवासी के मन में बसे हैं। बापू के विचार विश्व में आज भी जिंदा हैं। ये उन आदर्शों को याद करने का दिन है जब माँ भारती के इस महान सपूत ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए अपना बलिदान दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। गुरुवार को देश ने महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर बापू की पुण्यतिथि पर काफ़ी संख्या में NCC कैडेट भी मौजूद रहे। कितना जानते हैं ये युवा बापू और उनके कार्यों के बारे में? इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत सेना के तीनों प्रमुखों ने बापू की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। यहाँ NCC कैडेट भी काफी संख्या में मौजूद रहे। क्या जानते हैं बापू के बारे में, आइए बात करते हैं। हम सभी बचपन से महात्मा गांधी के कई चिन्हों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। स्पिनिंग व्हील उन्हीं से एक है जो हमारे सभी के बीच में एकता का भाव लेकर आता है। उसके अलावा उनका जो मोटो था अहिंसा, वो आज के ज़माने में बहुत ही रेलेवेंट रहा है और रहेगा। आज भी बापू हमारे दिल में जिंदा है।
उनकी एक सीख सर्वधर्म सम्मान में वे मानते थे, आज हमने देखा हर धर्म की प्रार्थना हुई। इससे हम कैडेट्स में एक एकता की भावना जागरूक होती है। आज जैसे क्लाइमेट चेंज का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है, तो ऐसे में गांधी जी का वो संदेश हमें याद रखना चाहिए कि विकास के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया में कई युद्ध चल रहे हैं, तो ऐसे में गांधी जी का संदेश कि आँख के बदले आँख इस पूरी दुनिया को अंधा बना सकती है, वो हमें याद करने की ज़रूरत है। जैसे कैडेट भी बखूबी जानते हैं कि बापू ने सत्य और अहिंसा का रास्ता दुनिया को दिखाया, जिस पर आज पूरी दुनिया चल भी रही है। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय ने राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और प्रसार भारती अभिलेखागार के सहयोग से महात्मा गांधी के जीवन यात्रा पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक ने फ्लिप बुक, बुकलेट और प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय ने राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय और प्रसार भारती अभिलेखागार के सहयोग से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। महात्मा गांधी की यात्रा अपने स्वयं के दस्तावेजों के माध्यम से, इस विषय के साथ यह प्रदर्शनी महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हर पहलू को प्रदर्शित करती है। इसमें महात्मा गांधी के जन्म और बचपन, विद्यालय शिक्षा, लंदन में कानून के विद्यार्थियों के रूप में उनका जीवन, लंदन में उनका जीवन और सत्याग्रह, भारत आगमन और स्वतंत्रता संघर्ष के महत्वपूर्ण पल जैसे जलियांवाला बाग, अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, 1931 की गोल मेज सम्मेलन, सामाजिक न्याय के लिए आंदोलन, भारत छोड़ो सत्याग्रह और जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट, जिसने गांधी जी का जीवन बदल दिया, सब मौजूद है। यहाँ नवभवन, हरिजन सेवक, द इंडियन ओपिनियन जैसे गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्रों को भी देखा जा सकता है। गांधी जी की शाश्वत यात्रा से जुड़े अभिलेखों को भी प्रदर्शित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के महानिदेशक ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये जो आज एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाई है, इसमें 4 संस्थाएं मिलकर हम लोगों ने काम किया है। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो आया, फिल्म्स आर्काइव्स पुणे से आया। सबसे बड़ा योगदान नेशनल गांधी म्यूजियम का यहाँ का है और नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। 4 संस्थाओं ने मिल के इसमें काम किया है और बहुत सारी बातें ऐसी लाए हैं हम लोग पब्लिक के सामने इस एग्जीबिशन में जो पहले नहीं देखी सुनी गई हैं। प्रसार भारती आर्काइव ने इस प्रदर्शनी के लिए महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े खास लम्हों के दुर्लभ दृश्यों और ऑडियो क्लिप्स को साझा किया है। ओरिजिनल वर्जन ऑफ आवर जनगण मन born in exile during Netaji's period 1942. Therefore, it contains a very rare and rarest collections, photographs, audios and videos. गांधी जी की स्पीचेस और कुछ उनकी प्रार्थना सभा के जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो हमारे पास सुरक्षित हैं और हम लोगों ने उसके ऊपर कार्यक्रम भी बनाए हैं जो हम सेल्फ अवेयरनेस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने ऑडियो दिए हैं वो गांधी जी के जीवन में जो महत्वपूर्ण पड़ाव आए उसको दर्शाते हैं। इस प्रदर्शनी में भारत के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर भारत की स्वतंत्रता के समय की घटनाओं को दर्शाया गया है। यह प्रदर्शनी महात्मा गांधी के जीवन यात्रा से जुड़े चित्रों, शब्दों और लेखों का सम्मिश्रण है। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। कांगो में M23 विद्रोहियों ने गोमा शहर पर कब्जा कर लिया है। इसका असर गोमा शहर से 200 किलोमीटर दूर स्थित बुकाबू में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ चल रही गतिविधियों के कारण क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने के आसार हैं। इसके मद्देनज़र कांगो के किनशासा स्थित भारतीय दूतावास ने बुकाबू में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। क्षेत्र में अस्थिरता की संभावना को देखते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को बुकाबू की यात्रा न करने की भी सलाह दी है। और इस सब के बीच कांगो में हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। गोमा शहर पर M23 विद्रोहियों के कब्जे के बाद कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सेकेदी ने अपने देश के पूर्वी हिस्से में सरकारी सत्ता बहाल करने का संकल्प लिया है। वहीं M23 विद्रोही दक्षिण की ओर बढ़कर और अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। क्या है कांगो का पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए।
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो दशकों से भीषण गरीबी और आर्थिक बदहाली का शिकार इस मध्य अफ्रीकी देश में करीब 12 साल बाद अचानक विद्रोहियों का हमला तेज हो गया। पिछले कुछ महीने से जारी संघर्ष में M23 समूह ने देश के प्रमुख शहरों पर डेरा डाल रखा है। सबसे बड़े शहर गोमा में हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि यहाँ का हवाई अड्डा विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। विद्रोहियों के हमले में कम से कम 13 शांति सैनिकों की मौत हो गई। अचानक गोमा में घुसे विद्रोहियों के हमले से सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हजारों सुरक्षा कर्मियों को हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो कई शहरों में स्थानीय नागरिकों को उनके घरों से जबरदस्ती खदेड़ दिया गया। विद्रोहियों के कब्जे के बाद हजारों लोग अपने घरों से भाग चुके हैं। तकरीबन गोमा से ही अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। रवांडा समर्थित विद्रोही संगठन M23 का गोमा पर कब्जे का मतलब कॉन्गो का अन्य देशों के साथ संपर्क का फिलहाल खत्म होना है, जो किसी गंभीर मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। इस बीच कॉन्गो में जारी संघर्ष में शांति सैनिकों की मौत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने रवांडा को विद्रोहियों का समर्थन नहीं करने की चेतावनी दी। कॉन्गो, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा पर M23 विद्रोही समूह का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हालांकि रवांडा ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन उसने पूर्वी कॉन्गो में सैनिक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती को स्वीकारा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पूर्वी कॉन्गो में रवांडा के 4000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। रवांडा के कदम से क्षेत्रीय संघर्ष के जन्म लेने की आशंका बढ़ गई है। साल 2012 में भी M23 के विद्रोहियों ने करीब एक हफ्ते के लिए गोमा शहर पर कब्जा किया था, लेकिन समझौते के तहत बाद में उसे हथियार डालने पड़े। दरअसल संसाधनों से भरपूर कॉन्गो पर कब्जे को लेकर संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। M23 विद्रोही संगठन मुख्य रूप से एक जातीय तुत्सी लोगों का एक समूह है, जो पूर्वी कॉन्गो में दशकों से वर्चस्व जमाने की कोशिश में लगा है। जातीय समूह तुत्सी का आरोप है कि उसे कॉन्गो की सत्ता में न तो उचित स्थान मिला और न ही उसे सेना में शामिल किया गया। इसी वजह से तुत्सी समुदाय ने विद्रोह को हवा देते हुए 2012 में सरकार को उखाड़ फेंकने की असफल कोशिश की। विद्रोह के बाद कई वर्षों तक ये संगठन निष्क्रिय रहा था, लेकिन 2022 में इस समूह ने फिर से हथियार उठा लिया। हाल के वर्षों में M23 ने कई गांवों और कस्बों पर कब्जा कर लिया। दरअसल पूर्वी कॉन्गो का ये क्षेत्र इससे पहले भी संघर्ष का केंद्र था। 1996 से 2003 के बीच संसाधनों के दोहन के लिए यहाँ कई विद्रोही गुट सक्रिय रहे, जो धातुओं, तांबे, कोबाल्ट, लिथियम और सोने की खदानों पर कब्जा जमाने के लिए खूनी संघर्ष में शामिल थे। आंकड़ों के मुताबिक 3 दशक से जारी संघर्ष के दौरान करीब 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गाजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत इजरायली बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली जारी है। वहीं 4 फरवरी को होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की मुलाकात पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। गाजा को खाली कराने के ट्रंप के बयान के बाद इस मुलाकात को लेकर हमास काफी डरा हुआ है। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। गुरुवार को कुल 8 बंधक रिहा किए गए। इनमें से 5 विदेशी हैं, जबकि 3 इजरायली। इन बंधकों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद अगवा कर लिया था। इसके बदले 110 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाना है। सबसे पहले इजरायली सैनिक अगम बिरगर को रेड क्रॉस के हवाले सौंपा गया। इसके बाद अरबेल यहूद और गादी मूशे मोसेस को रिहा किया गया। इनके साथ थाईलैंड के 5 नागरिकों को भी छोड़ा गया। खान यूनुस में इन बंधकों की रिहाई के दौरान भारी भीड़ द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की किए जाने का आरोप है। हर बार की तरह इस बार भी रिहाई के लिए बड़ा सा स्टेज बनाया गया था, जहां गाजा के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को अस्वीकार बताया है। नेतन्याहू ने वार्ताकारों से बंधकों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की है। नेतन्याहू ने बंधकों की सुरक्षित रिहाई का आश्वासन मिलने तक फिलिस्तीनी कैदियों की वापसी में देरी किए जाने की बात कही है। उधर 4 फरवरी को होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात से हमास की नींदें उड़ी हुई हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शरण देने का प्रस्ताव दे चुके हैं। इजराइल के दौरे पर गए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भी इस प्रस्ताव की वकालत की है। हालांकि मिस्र और जॉर्डन समेत दूसरे अरब देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करने वाले नेतन्याहू पहले विदेशी नेता होंगे। सवाल उठ रहे हैं कि गाजा को लेकर दोनों के बीच किस बड़े डील पर सहमति बन सकती है। उधर अमेरिका में ट्रंप की गाज हमास समर्थक छात्रों पर गिनने जा रही है। ऐसे सभी विदेशी छात्र जिन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, उन्हें नोटिस किया जा रहा है। ट्रंप ने उनका वीजा रद्द करने का फैसला किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अपने देश में UNRWA की गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का अनुरोध किया है। इजराइल ने गुरुवार से फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में काम कर रही UN रिलीफ एजेंसी UNRWA से पूरी तरह से नाता तोड़ लेने का ऐलान किया था। इजराइल का एजेंसी पर हमास की मदद करने का आरोप है। उधर बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाने वाले अहमद अल शरा को सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग ने नई दिल्ली में सकल घरेलू उत्पाद में अनौपचारिक क्षेत्र का आकलन पर चर्चा आयोजित की। मंत्रालय के सचिव ने अनौपचारिकता से जुड़ी चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार के विभिन्न नीतिगत व्यवधानों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि EPFO के अनुसार पिछले 7 साल में 7 करोड़ लोगों ने अधिक सुरक्षित औपचारिक नौकरियों की ओर रुख किया है। ILO की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट 2024-26 के अनुसार भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज 24.4% से दोगुनी होकर 48.8% हो गई है। नेपाल में तमांग समुदाय का नववर्ष सोनम लोहसर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये पर्व माघ शुक्ल प्रतिपदा के दिन तमांग समुदाय द्वारा विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर काठमांडू घाटी के टुंडीखेल मैदान में भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोग पारंपरिक परिधानों में नृत्य और लोक संगीत में शामिल हुए। सोनम लोहसर के दिन तमांग समुदाय के लोग अपने कुल देवता की पूजा, प्रकृति उपासना और गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का स्मरण करते हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस अवसर पर कहा कि ऐसे त्योहार राष्ट्रीय एकता को मजबूत करते हैं और समाज में सौहार्द, सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देते हैं। वहीं राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहल ने कहा कि ये पर्व सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता को सुदृढ़ करने में सहायक है। खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करें और देश के लिए पदक जीतें, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि उन्हें देश में ज़मीनी स्तर पर एक अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। इस कड़ी में उत्तराखंड अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। कैसे, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज इन दोनों राष्ट्रीय खेल की मेजबानी का मुख्य स्थल बना हुआ है, जहां बास्केटबॉल, शूटिंग, वुशु और रग्बी समेत कई अन्य खेल आयोजित हो रहे हैं। खिलाड़ी जोरदार अंदाज में अपनी चुनौतियों को पेश कर अपने राज्य के लिए पदक जीतने का हर संभव प्रयास दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और कोशिश है जो जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रही है, वह है यहाँ का बेहतरीन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। बास्केटबॉल कोर्ट में पहली बार राष्ट्रीय खेल में शॉट क्लॉक और मैच क्लॉक की व्यवस्था की गई है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानक के हिसाब से है, और इस तकनीक का फायदा खिलाड़ियों को खेल के दौरान बखूबी मिल रहा है। जैसे हम लोग सारे खिलाड़ी बास्केटबॉल के, NBA के तो बहुत रोचक, बहुत हार्डकोर फैन है, तो हमारे लिए हम लोग मैच में देखते हैं तो एक शॉट क्लॉक होती है जो वो पीछे चल रही है और मैच क्लॉक चलती रहती है, तो उसमें हमें पता चलता है कि कितनी देर तक हम बॉल रख सकते हैं। ज्यादातर किसी भी इंडिया में अभी आज तक जो मैंने मैचेस खेले हैं उनमें हमें पता नहीं चलता था कि साइड में एक क्लॉक लगी रहती है, या हमें रेफरी से पूछना पड़ता था। इस बारी हम लोगों को वो टेंशन ही नहीं थी, फ्लो में गेम चल रहा है, हर प्लेयर को पता है कि हम लोगों को पोजीशन घुमानी है, पासिंग करनी है, और अगर टाइम हमारे पास 5 सेकंड बचा तो शॉट उठाना है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा था। कोच को टेंशन नहीं हो रही थी, हमें टेंशन नहीं हो रही थी, तो एक फ्लो जो आ रहा था वो एक नई चीज है हमारे लिए। और ऐसी जो शॉट क्लॉक जो बोर्ड के ऊपर लगी हो, उससे मतलब एक खुद को लग रहा था कि हम लोग मतलब एक बड़े स्तर पे खेल रहे हैं। एक उत्तराखंड अभी नेशनल गेम्स के लिए बहुत बढ़िया प्रिपेयर किया है, और इसके इधर का इंफ्रास्ट्रक्चर वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है। इधर खेलने में बहुत मजा आ रहा है हमको, और एथलीट्स इधर खेलने के लिए बहुत इसमें है।
राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कर रहे ज्यादातर स्टेडियम में सभी आधुनिक तकनीक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानकों के आधार पर तैयार किया गया है। कई स्पोर्ट्स उपकरण बाहरी देशों से भी लाए गए हैं। 15 खेलों को ओलंपिक स्तर के जो स्ट्रक्चर तैयार हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए हैं, वो बहुत ही अच्छे बने हैं। अभी शूटिंग रेंज की बात करते हैं तो जो लंदन ओलंपिक के टाइम पे जो ये हमने ढांचा तैयार किया था, उसको बनाने के बाद फिर पेरिस ओलंपिक में जो मशीनें लगी थी वो यहाँ लगी हुई है सारी। लेटेस्ट रेंज है पूरे इंडिया में, अभी तक इस किस्म का रेंज नहीं है। दिल्ली चाहे भोपाल जाते हैं, हम केरल जाते हैं, 3-4 रेंज ही है देश में और ये सबसे आधुनिक रेंज है। और यहाँ पे आने वाले समय में हम ओलंपियन खिलाड़ियों को हम ट्रेन करेंगे। उत्तराखंड के लिए तो गर्व की बात है कि इतना बढ़िया यहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार किया। वैसे कोशिश इस बात की भी है कि खेल के इस महाकुंभ के बाद भी इस आधारभूत ढांचे को उपयोग में लाया जा सके। ऐसे में स्पोर्ट्स अकादमी खोलने का भी प्रयास किया जा रहा है ताकि राष्ट्रीय खेलों के बाद भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बेहतर ढंग से संचालित होती रहे। कुछ बेहतर करने की चाहत हमेशा नए रास्ते खोलती है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला है 38वें राष्ट्रीय खेलों में, जहां उत्तराखंड ने खुद को तकनीक के आधार पर आगे बढ़ाया है। खेलों में वो तकनीक भी दिख रही हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मेल खाती हैं और कहीं न कहीं खिलाड़ियों को खेल से और ज्यादा जोड़ देती हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, देहरादून, उत्तराखंड। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी के सुख और समृद्धि की कामना की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की है दिल्ली के प्राचीन भगवान वाल्मीकि मंदिर में और सभी के सुख और समृद्धि की कामना की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।